तो चलिए आज विज्ञान की सबसे पुरानी जासूसी कहानियों में से एक को सुलझाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है और जिसका जवाब हमारे वजूद की एकदम बुनियाद है। और वो सवाल है कि आखिर ये सब कुछ बना किस चीज से है। ये हवा, ये पानी, ये पत्थर, यहाँ तक कि हम खुद, इन सब का वो सबसे छोटा, सबसे बुनियादी हिस्सा आखिर है क्या? चलिए इस जासूसी कहानी के पहले सुरागों को खोजना शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी लैब या बीकर से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है पुराने जमाने के दार्शनिकों के दिमाग में उठे एक बहुत गहरे सवाल से। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में लगभग एक ही समय पर एक ही जैसा क्रांतिकारी आइडिया जन्म ले रहा था। भारत में महर्षि कर्णाद ने कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु। और लगभग उसी दौरान ग्रीस में डेमोक्रिटस ने भी यही बात कही और उन कणों को एटमॉस कहा, जिसका मतलब ही था जिसे और काटा ना जा सके। लेकिन सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा समय तक यह सिर्फ एक ख्याल, एक विचार बनकर रह गया। एक फिलॉसफी थी जिसे साबित करने का कोई तरीका किसी के पास नहीं था। चलिए अब कहानी में एक बहुत लंबा लीप लेते हैं, सीधा 18वीं सदी में। ये वो दौर था जब फिलॉसफी की जगह एक्सपेरिमेंट्स ने ले ली थी और वैज्ञानिकों को इस रहस्य के पहले ठोस सुराग मिलने शुरू हो गए थे। और इसका श्रेय जाता है आंटोनी लावॉइसियर जैसे साइंटिस्ट्स को। उन्होंने केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए इस तरह के बंद फ्लास्क का इस्तेमाल किया ताकि पक्का हो सके कि रिएक्शन के दौरान कोई भी चीज न तो अंदर आ पाए और ना ही बाहर जा पाए। और यहीं से हमें मिला हमारा पहला नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। फ्लास्क का वजन रिएक्शन से पहले और बाद में हमेशा एक बराबर ही रहता था। अच्छा, तो ये था पहला सुराग। अब दूसरे की बारी, जो हमें जोसेफ एल प्राउस्ट के काम से मिला। उन्होंने दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसके मुताबिक किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा मास के एक फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए। जैसे पानी बनाने की रेसिपी हमेशा फिक्स्ड होती है, मास के हिसाब से एक हिस्सा हाइड्रोजन और 8 हिस्से ऑक्सीजन। अब चाहे पानी नदी का हो या लैब में बना हो, ये अनुपात, ये रेसिपी कभी नहीं बदलती। तो ठीक है, अब हमारे पास दो बड़े सुराग आ चुके थे। मास हमेशा कंजर्व रहता है और रेशियो हमेशा फिक्स रहते हैं। अब बस जरूरत थी एक तेज तर्रार जासूस की, जो इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर केस सॉल्व कर सके। और वो जासूस थे अंग्रेज केमिस्ट जॉन डाल्टन। उन्होंने इन सारे सुरागों को लिया और एटम की पहली साइंटिफिक थ्योरी पेश की, जिसने इस पूरी पहेली को एक झटके में सुलझा दिया। डाल्टन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स ये थे। पहली बात, हर चीज एटम से बनी है। दूसरी, एटम्स को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। ये बात तो सीधे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा रही थी। तीसरा, एक एलिमेंट के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और आखिरी बात, एटम हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं। और ये वाला पॉइंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर एकदम फिट बैठता था। वाकई एक शानदार सॉल्यूशन था। तो ठीक है, हमारे केस का मुख्य संदिग्ध यानी एटम अब पकड़ा जा चुका था। तो अगला कदम क्या होता है? जाहिर है उसकी प्रोफाइलिंग करना। मतलब ये कितना बड़ा है और इसका वजन कितना है। एटम इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इनकी रेडियस को नैनोमीटर में नापा जाता है। और अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि कागज की एक पतली सी शीट भी लाखों एटम्स की परतों से बनी होती है। और सबसे हैरान की बात, आज के जमाने में हम असल में एटम्स को देख सकते हैं। ये सिलिकॉन की सतह की एक असली तस्वीर है। और ये जो गोल गोल धब्बे दिख रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं बल्कि एक एक सिलिकॉन का एटम है। सोचिए, जो चीज हजारों साल तक सिर्फ एक आइडिया थी, वो अब हमारी आंखों के सामने है। तो ठीक है, देख तो लिया, पर अगला सवाल, जो चीज दिखती ही नहीं उसे तौलें कैसे? इसका हल निकाला गया एक रिलेटिव यानी सापेक्ष स्केल का इस्तेमाल करके। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक फल बेचने वाला है जिसके पास वजन के बाट नहीं है। वो एक तरबूज को अपना स्टैंडर्ड बनाता है, उसके 12 बराबर टुकड़े करता है और एक टुकड़े को अपनी एक यूनिट मान लेता है। बस साइंटिस्ट भी बिल्कुल यही करते हैं, पर तरबूज की जगह वो इस्तेमाल करते हैं कार्बन 12 एटम का।
उसके मास के 12वें हिस्से को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया जाता है। और इसी रिलेटिव स्केल का इस्तेमाल करके हम हर एलिमेंट को एक वैल्यू दे सकते हैं। अगर कार्बन 12 है तो उसके मुकाबले हाइड्रोजन लगभग 1 होगा और ऑक्सीजन 16। इससे हमें अलग अलग एटम्स के मास को एक दूसरे से कंपेयर करने का एक तरीका मिल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एटम्स अकेले बहुत कम रहते हैं। उनकी असली ताकत तो तब दिखती है जब वो एक साथ जुड़ते हैं, और यहीं से हमारी दुनिया असल में बनती है। तो जब एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं ना, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किसी भी चीज का वो सबसे छोटा कण है जो आजाद रह सकता है। जैसे अपना सबसे जाना पहचाना उदाहरण लेते हैं पानी का। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब मिलते हैं तो वो पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम H2O कहते हैं। और एटम्स का मॉलिक्यूल्स में ये जुड़ना ही वो सब कुछ बनाता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारी पूरी दुनिया की बुनियाद यही छोटे छोटे न दिखने वाले कण हैं। डाल्टन का सिद्धांत बेशक एक क्रांति था, पर उसकी एक शर्त थी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, वो अविभाज्य है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एक एटम को तोड़ने की कोशिश करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस के एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो कहीं ज्यादा रोमांचक चैप्टर की तरफ ले जाता है।